अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अहमद अदनान तारिक और आपसे अपने यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरी से मुखातब हूं। आपको पता है, आपकी खिदमत में हर दफ़ा मैं एक पुराने अदीब, जिन्हें मैं अपनी ज़ुबान में सुनहरी अदीब कहता हूं, क्योंकि हमारे वो सुनहरी ईरा जो 60s और 70s में बच्चों के अदब का बहुत अच्छा एक ईरा था, उसमें उन्होंने बच्चों के लिए लिखा। तो आज के जो हमारे अदीब हैं उनका नाम है अख्तर रिजवी। और आप जानते हैं कि मेरे साथ वो हों ना हों, लेकिन डॉक्टर महराज सादत साहब का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बड़ी एफ़र्ट होती है। तो वो मेरे साथ ही हैं, समझा करेंगे वो मेरे साथ ही हैं। एक आध प्रोग्राम में आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। बल्कि ये रिसर्च वर्क होता है, इसमें वो उधर डर्माटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन वो वहाँ बैठे काम करते रहते हैं। तो आज हम अख्तर रिजवी साहब के बारे में बात करते हैं। मुझे आज तक याद है कि शदीद गर्मियों के दिन थे। सरे शाम सहन में पानी का छिड़काव शुरू हो जाता था। हम सारे बहन भाई बहुत छोटे थे और बहन भाइयों का तनासब भी एक जैसा नहीं था। भाइयों में सिर्फ मैं था और उन दिनों तकरीबन 12 साल का था और बाकी छोटी बहनें थीं। मैं सबसे बड़ा था, तो बाकी खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो तो बिल्कुल ही नन्ही मुन्नी थी। मुझसे छोटी बहन से मेरी गहरी चिंती थी। वो मुझसे शायद 1.5 साल छोटी है। मेरी ज़्यादा दुश्मनी भी उसी के साथ थी। दुश्मनी सिर्फ एक बात पर थी कि मैंने पढ़ने के अलावा कहानियों की किताबें संभालनी भी शुरू कर दी थी। बल्कि तब मेरी आया, जिसे हम सब छीमा कहते थे, मेरी मदद करती थी और इन किताबों पर हम खुद ही जिल्दें भी कर लिए करते थे। ये बात है 1975 की। वालिद क्योंकि फैसलाबाद एक्साइज ऑफिसर थे और हम अपनी वालदा के पास तानलेवाला में रहते थे और पढ़ते थे। मेरी वालदा तानलेवाला के अकलौते हाई स्कूल गर्ल्स के हेडमिस्ट्रेस थी। क्योंकि उन्होंने तनहा रहना था, इसलिए हम एक मकान की दूसरी मंजिल पर किराया पर रहते थे और निचली मंजिल पर अम्मी के स्कूल में काम करने वाली अम्मा मेहताब बीबी, जो चपरासी थीं, अपने खासे लंबे चौड़े कुनबे के साथ रहती थीं। और तानलेवाले में उस वक्त गर्ल्स हाई स्कूल के हेडमिस्ट्रेस की इज़्ज़त ऐसे ही की जाती थी जैसे वो सारे कस्बे की माँ हों। उसकी अपनी उम्र चाहे इतनी बड़ी हो ना हो, लेकिन लोग अपने पंचायती फ़ैसले करवाने के लिए भी माँ यानी उनकी मैडम के पास आया करते थे। पानी के छिड़काव के बाद सहन में टेलीविज़न लगा दिया जाता। उस दौर में पूरे तानलेवाला में सिर्फ 2 टेलीविज़न ही होते थे, इसलिए सरे शाम ही जैसे ही PTV की नशरियात का आगाज़ होता, पड़ोसियों की आमद शुरू हो जाती। देर गए जब सब चले जाते तो फिर माँ के साथ हमारी बातें शुरू होती। उनकी चारपाई दरमियान में बिछी हुई होती और सारी बच्चियों की चारपाइयाँ इस तरतीब से होती कि हर किसी ने माँ की या टांग पकड़ी होती या बाजू। मैं क्योंकि अकलौता बेटा भी था और बड़ा भी था, तो मेरी माँ मुझसे मशवरा करती और मैं आगे से ऐसे बर्ताव करता जैसे मैं 12 का नहीं 32 साल का हूँ। कहानियों की किताबें जो मैं संभालता था, उनमें से ज़्यादा ज़ाहिर है कि फ़िरोज़ की होती थी। कई दफ़ा इन किताबों के पीछे इश्तहारी अंदाज में ये भी लिखा हुआ होता था कि 6 साल से 100 साल के बच्चों के लिए। मैं जब ये लाइन पढ़ता तो मेरी हंसी निकल जाती कि क्या 100 साल का कोई इंसान भी कभी बच्चा होता है। लेकिन आज मुझे समझ आती है, जब ख़ुद मैं 56 साल के सन में भी अभी भी इन किताबों को नहीं भुला पाया। मोहतरमा ज़ुबैदा सुल्ताना साहबा की मिसाल ले लें, जो 95 साल की उम्र तक बच्चों के लिए लिखती रहीं। और हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि बच्चों के लिए लिखने के वास्ते ख़ुद भी बच्चा बनना पड़ता है। तो समझ लें, वो 95 साल की उम्र में भी बच्चा ही थी। और फ़िरोज़ की वो कहावत 100% दुरुस्त थी। लिहाजा बहुत छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी फ़िरोज़ बहुत रंगीन बातस्वीर किताबें छापा करता था, जिससे वो छोटी उम्र के बच्चे तब से इन कहानियों के तहज्जे करके पढ़ लिया करते थे। और मेरी उम्र के बच्चे तो बाकायदा अपनी अलमारी में जिल्दें करवा कर बाकायदा नंबर लगा कर रखना शुरू कर देते थे। नंबर लगा लेते थे तो फिर मोहल्ले की लाइब्रेरियों की देखा देखी एक फ़हरिस्त कुतुब भी बना लेते थे। और अगर वो बच्चे घर में दूसरे बच्चों में से सबसे बड़े भी होते और थोड़े से ताजराना ज़हन के मालिक भी, जैसा कि मैं, तो छोटे से एक शेख ताजर की तरह ये किताबें किराए पर भी देनी शुरू कर देते। लेकिन वो किताबें किराए पर उनसे लेता कौन था? उनके छोटे बहन भाई। और ज़ाहिर है कि मेरी मिसाल हो तो मेरी बहनें। तो उन दिनों जब हमने दास्तान अमीर हमज़ा, जिसे मकबूल जहांगीर साहब ने लिखा था, पढ़ ली और उसके किरदारों में खो गए, तो आखिरी मुहिम नावल में वो ख़त्म हो गई। अमीर हमज़ा अपने दोस्त उम्र यार और मुकबल वफ़ादार को लेकर वापस मक्का आ जाते हैं, जहाँ वो बाकी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब ये फ़िक्रा ऐसा था कि बच्चे महसूस करते थे कि काश ऐसा होता कि वो भी बाकी ज़िंदगी अमीर हमज़ा और ख़ुसूसी तौर पर उम्र यार के साथ ही गुजार देते। हम समझते थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि उम्र यार ने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार ली हो और कोई शरारत ना की हो। लेकिन फिर हमारी सारी मायूसियों का जैसे अजाला हो गया हो। मालूम हो गया कि दास्तान अमीर हमज़ा के बाद एक और दास्तान भी फ़िरोज़ की तरफ से छप चुकी है और इस दास्तान का नाम है तिलिस्म होशरुबा। मैं पहले आपको तिलिस्म होशरुबा के टाइटल्स दिखा देता हूँ।
सारे दिखा देता हूँ, बाद में जो डिस्कस करेंगे तो फिर आपको पता चलता जाएगा। ये था जी उमरू की गद्दारी। ये पहला नावल था इस सिलसिले का, 10 किताबों का ये सीरीज़ थी, उमरू की गद्दारी। ये इस किताब का दूसरा हिस्सा था जी, उमरू का भूत। ये थी जी उमरू के चेले। ये थी चौथा हिस्सा उमरू की अय्यारी। और इस ये टाइटल देख लें, ये पाकिस्तान में अब ये टाइटल बहुत कम है, इसका नया टाइटल आ गया था, लेकिन ये पुराना टाइटल आप देख रहे हैं। ये था जी पांचवा हिस्सा, उमरू की गिरफ्तारी। ये है जी उमरू की रहाई। ये है उमरू का इंतकाम। इसे ज़रा गौर से देखिएगा, इसको डिस्कस करना है। उमरू की परेशानी, 8वां हिस्सा। उमरू के कारनामे, ये 9वां हिस्सा। और ये आखिरी हिस्सा है जी, उमरू का अंजाम। तिलिस्म होशरुबा में उमरू यार का किरदार उसी तरह कलीदी है जिस तरह दास्तान अमीर हमज़ा में अमीर हमज़ा का। जब इस दास्तान का पहला हिस्सा उमरू की गद्दारी हाथ में आया तो मालूम हुआ कि इस दास्तान के 5 हिस्से हैं और आखिरी हिस्से का नाम है उमरू का अंजाम। लेकिन फिर पता चला कि अब इस दास्तान के 10 हिस्से होंगे। ये हमारे लिए खुशी वाली बात थी। हमें ये दास्तान पढ़ने से पहले गुमान था कि शायद ये दास्तान अमीर हमज़ा के हम पल्ला ना हो, लेकिन उमरू के भूत से हम इस दास्तान में मुब्तला हो गए। फिर उमरू के चेले में हमें बरक फरंगी, मेहतर करान, ज़रगाम शेरदिल और जानसोज मिले। ये सब वाकई इस दास्तान में उमरू के चेले ही थे। उमरू की अय्यारी इस सिलसिला का चौथा नावल था, लेकिन आखिरी नावल उमरू का अंजाम के बजाय उमरू की गिरफ्तारी 5वें हिस्से के तौर पर हमारे हाथ में आया। फिर छठा नावल उमरू की रहाई, 7वां नावल उमरू का इंतकाम। हमने इस 7वें हिस्से का सरे वर्ग देखा तो गोया लोटपोट ही हो गए। एक जादूगरनी जिसका लंबा नाक मुड़ा हुआ है और सर पर तिकोनी टोपी पहने हुए है और बदन पर स्याह चुगा है, वो उमरू को दाबे हुए फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ है। इतना मुहैर लकूल सरे वर्ग ही देखकर बच्चे उमरू यार की अय्यारियों और जादूगरों की कास्तानियों में डूब गए। बहुत साल बाद जब मैंने एनड ब्लाइटन की किताब 13 o'clock देखी तो मुझे दोनों किताबों में बला की मुमासलत लगी। अब मैंने जो पीछे तमहीद बांधी है और अपने बचपन का पस मंज़र बताया है, ये घर घर की कहानी थी। मेरी उम्र के हर स्कूल जाने वाले बच्चे की जब भी तलाशी ली जाती थी तो उनके स्कूल के बस्ते से कोई ना कोई फिरोज़ का नावल निकल ही आता था। एक रात जब चाँद आसमान पर पूरा चमक रहा था तो मेरी माँ ने मुझे जगाया कि बेटा उठो, देखो वो छत पर कोई चोर है। एक तो वो बहुत बहादुर थी और दूसरा उन दिनों कभी कभार चोरी की वारदात का तज़किरा तो होता था। ये डकैती और असला का ज़माना नहीं था। मैं उठा और आंखें फाड़कर छत की तरफ देखा तो वाकई कोई साया इधर से उधर चल रहा था। अम्मी ने मुझे साथ लिया और छत पर चोर पकड़ने गई। उनके हाथ में वाहद हथियार वो चमड़े से मड़ी हुई छड़ी थी जो मेरे वाला चमड़ा ख़राब होने के बाद हमारी पिटाई के लिए अम्मी को दे दिया करते थे। हमें देखकर चोर ने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ ज़मीन पर दे मारी और भागने की बजाय अम्मी से चिमट कर बिलकने लगा। तब हमें माँ बाप बेटे को पता मालूम हुआ कि वो तो मेरी छोटी बहन थी जो चाँद की रोशनी में मेरा नावल चोरी पढ़ रही थी। मेरे एहतजाज पर उसे सज़ा देने की बजाय मुझे सज़ा मिली कि मैंने बकौल अम्मी मरहुमा अपनी छोटी बहनों को इतना डरा रखा है कि वो बेचारी इस कमसनी में तनहा कोठे की छत पर नावल पढ़ने जा सकती।
अब मैं उन्हें क्या बताता कि अम्मी ये तो वही उम्र यार के आखिरी 3 हिस्सों, उम्र की परेशानी, उम्र के कारनामे और उम्र का अंजाम में से एक नावल है जिसका पार्सल 15 दिन पहले मेरे उन जमा शुदा पैसों से आया था जो अम्मी जान ने इन आखिरी नावल्स को मंगवाने के लिए फिरोजशंस को भिजवाए थे। और जब ये पार्सल आ गया तो मुझे मालूम था कि इसमें कौन सी किताबें हैं, लेकिन इस पार्सल की पैकिंग इतनी खूबसूरत और दीदा देव थी कि मेरी ज़रूरत ही नहीं हुई कि मैं इसको खोल लूँ, बल्कि हर वक्त गुंग होकर इसे देखता रहता। हालांकि उम्र के अंजाम तक पहुँचने की जो आरजू मेरे दिल में थी वो मेरा दिल ही जानता था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि छोटी बहन वो काम मुझसे पहले कर गुजरेगी जो मुझसे नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी इस मेहरबानी से ये फ़ायदा हो गया कि फिर ताख़ीर के बगैर मैंने ये दास्तान मुकम्मल पढ़ ली और इसका मुरीद हो गया। मुझे आज इस उम्र में बरमूदा ट्रायंगल के राज को जानने की इतनी तमा नहीं है जितना ये राज जानने में कि हमारा सबका ख्याल है कि अगर मकबूल जहांगीर दास्तान अमीर हमज़ा लिखने के बाद कुछ और ना भी लिखते बच्चों के लिए, तो भी वो सिर्फ इस दास्तान की तलखीस से अमर हो चुके थे। उनके बेतहाशा काम ने भी उन्हें वो शोहरत या नाम नहीं बख्शा जो उन्हें बच्चों की इस दास्तान ने दिया, लेकिन तिलिस्म होशरुबा जिसकी तलखीस व तरतीब हमारे आज के सुनहरी अदीब अख्तर रिजवी साहब ने की, बावजूद इसके कि इस दास्तान ने बच्चों के अदब में अगर दास्तान अमीर हमज़ा से ज़्यादा शोहरत नहीं पाई तो कम भी नहीं थी। इस दास्तान के हर दिल अजीज़ होने के बाद भी लेकिन अख्तर रिजवी साहब की शोहरत का ग्राफ उस ऊंचाई तक नहीं गया जिस पर मकबूल जहांगीर साहब का गया। ये दास्तान बाकायदा फिरोजशंस जैसे अदारे ने सारे कानूनी मामलात को पूरा करने के लिए अख्तर रिजवी साहब से लिखवाई थी, और जिस कदर उमर यार के किरदार को बच्चों के अदब में पसंद किया गया कि उस घड़ी जिसमें ये दास्तान फिरोजशंस की तरफ से छपी, हर शोहरत के भूखे जिसे शायद रातों रात मशहूर होने और अमीर होने का शौक़ था, ऐसे हर अदीब ने इस बहती गंगा से हाथ धोने की ठान ली। और आज भी उमर यार छप रहा है गलियों में, मोहल्लों में, और किताबों के नाम पर जो नाम नहाद पब्लिशर इस किरदार को छापते हैं, इन पम्फलेट किताबों के नाम इस किरदार के पम्फलेट छापते हैं, इन पम्फलेट नुमा किताबों के नाम रखे जाते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं, उमरू और उल्लू का पट्ठा, उमरू और कुत्ते का बच्चा वगैरह। ऐसे अदीबों ने बच्चों की अदब की खिदमत तो क्या करनी थी, हम जैसे अच्छे बच्चों के अदब को पढ़ने वाले पुराने परस्तारों का दिल भी बच्चों के अदब से चिढ़ा दिया, तो पढ़ने वाले बच्चों का हाल क्या होगा। सारी दुनिया कहती है कि हैरी पॉटर के जादुई वाक़यात से कहीं मज़े की ये दास्तान है। जेके रोलिंग्स ने हैरी पॉटर की 7 किताबें लिखी और वो सारी दुनिया में मशहूर हो गई और 7वें नंबर की अमीर तरीन औरत भी बन गई। लेकिन आज मैं एक हफ़्ते से अख्तर रिजवी साहब के मतलब कुछ मालूमात तलाश कर रहा हूँ। वो कहाँ पैदा हुए, वो कहाँ दफन हैं, उनके कितने बच्चे थे। लेकिन इतने गुमनाम तो नामालूम अफराद नहीं होते जितने इतना अच्छा बच्चों के लिए लिखने वाले, इतना अच्छा बड़ों के लिए लिखने वाले अख्तर रिजवी गुमनाम है। ये तो बड़ी मेहरबानी है मेरे भाई फ़ारूक अहमद साहब जो मालिक हैं अटलांटिस पब्लिकेशंस के कराची वाले, और इश्तियाक अहमद साहब के नावल छापते रहे हैं और पुराने बच्चों के अदब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि कहीं से उन्होंने उनकी एक तस्वीर मुहैया कर दी। और फिर आदिल हसन साहब की जो मरहूम कैसी रामपुरी साहब के नवासे हैं, जिन्होंने एक और तस्वीर जो एक मुशायरे की है में अख्तर रिजवी साहब भी तशरीफ़ फरमाया हमें ढूंढ कर दी, तो चलें इस मज़मून को लिखने वाले बने हैं। फ़ारूक साहब का ज़ाती तौर पर भी अख्तर रिजवी साहब से ताल्लुक़ था। उन्होंने जो मालूमात फ़राहम की उनके मुताबिक मौसूफ़ कराची की सियासी पार्टी MQM के बनाने वालों में से थे, लेकिन जल्द ही जब उन्होंने देखा कि वो इस सारे माहौल में फ़िट नहीं है तो वो सब कुछ छोड़कर कराची से चल दिए। और फिर जल्द ही हकीम मोहम्मद सईद साहब के कत्ल जैसे मामला सामने आए तो उन्हें वो सारे नावल याद आए जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखे थे। और इन नावल जिनमें पुरस्रार पहाड़, हौलनाक साजिश, तूफ़ानी जजीरा और शाहीन की वापसी शामिल हैं, में वो क्या लिखते रहे जी। उन्हें याद आया कि ये तमाम नावल जो वो बच्चों के लिए लिखते रहे हैं उनमें तो वो हुब्बुल वतनी का बच्चों में कूट कूट का प्रचार करते रहे हैं। वो तो बच्चों को इन नावल्स के ज़रिए मुल्क से मोहब्बत का दर्स देते रहे हैं। फिर उन्हें महसूस हुआ कि ये काम तो हकीम मोहम्मद शहीद भी दिलो जान से कर रहे थे। और फिर उनके साथ क्या किया गया, वो इसी जुर्म का तो शाखसाना नहीं था। हकीम साहब भी एक दफ़ा एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें अकाउंट से तल्लुक़ रखने वाले एक साहब उस मीटिंग के लिए सबसे मोटी फ़ाइल बनाए हुए बैठे थे। हकीम साहब शहीद ने उस फ़ाइल के मुतल्लिक़ पूछा कि इसमें क्या है, तो अकाउंट क्लर्क ने बताया कि यह माहनामा नौ निहाल का अमालनामा है जो हमदर्द इंडस्ट्री को हर माह इतना नुकसान पहुंचाता है। तो शहीद हंस पड़े और उसे कहने लगे, मियाँ तुम्हें नहीं मालूम कि इस घाटे के सौदे से मुझे क्या मिलता है, ये मौजू छोड़ें और कोई और बात करें। जब हकीम सईद को शहीद कर दिया गया तो अख्तर रिजवी साहब को याद आया कि वो तो बच्चों को मुखातब करके कराची के ठग भी लिख चुके हैं।
तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें गुमनाम हो जाना चाहिए। उन्होंने कराची छोड़ा और फिर किसी दोस्त के यहाँ पनाह ली जो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए, तो फिर वो उस घर में नहीं रह सकते थे। बावसूख ज़राए बताते हैं कि वो कोयटा चले गए और शायद वहीं वफ़ात पाई। मैंने बच्चों के उन अदीबों पर लिखना शुरू किया जिन्होंने लाखों बच्चों के दामन खुशियों से भर दिए थे और ख़ुद वो सारी पिछली उम्र खुशियों को ढूंढते रहे। उम्र यार के ये नावल आज भी फ़िरोज़ संस की तरफ से बिक रहे हैं और खूब बिक रहे हैं। हैरी पॉटर भी बिक रहा है और दुनिया में जेके रोलिंग्स को कौन नहीं जानता, लेकिन अख्तर रिजवी साहब को भुला दिया गया है। वो बच्चे जो इन नावल्स को पढ़ते हैं कब तवज्जो देते हैं कि किस मज़लूम की कलम से ये खून टपका है जो सबको ज़िंदगी बख्श रहा है। जब मैंने तहिया कर लिया था कि मैंने दोबारा इन तमाम किताबों को जमा करना है जिनसे बचपन में मुझे खुशी मिलती रही है, तो कहीं हमेशा मुझे कराची के ठग याद आया करती थी कि यार इस नाम की किताब हुआ करती थी, लेकिन मुझे इसे दोबारा पाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बचपन में ही हमें अंदाज़ा था कि दरअसल ये किताब बड़ों के लिए लिखी गई थी। और मेरे यकीन के मुताबिक शायद इसके इतने एडिशंस भी ना छपे हों जितने उन दिनों बच्चों की पसंदीदा किताबों के छपा करते थे। बारका शायद 2014 में एक दोस्त की अजीज़ की फौतीदगी के सिलसिले में मुझे फैसलाबाद से रहीम यार खां तक अपनी कार तक सफ़र करना पड़ा। इन सारे शहरों में बहावलपुर के बाद बाईपास बने हुए हैं जिनकी वजह से आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इन शहरों के अंदर से गुजरें। लेकिन दोपहर का वक्त हो गया था और मुझे और मेरे दोस्तों को भूख लग रही थी, इसलिए जानपुर शहर आया तो हमने बाईपास छोड़कर गाड़ी शहर में दाखिल कर दी। एक अच्छा होटल आया तो हमने खाने का ऑर्डर दिया। मैं उठा और आदत के मुताबिक होटल के मालिक के पास चला गया और उसे पूछने लगा कि क्या जामपुर में कोई लाइब्रेरी है। तो पहले वो हंसा और फिर कहने लगा कि एक है तो सही और बिल्कुल करीब ही है, लेकिन मैं अगर आपके साथ ना गया तो आपका काम नहीं हो सकता, क्योंकि आज जुमा का दिन है। लाइब्रेरी की किताबें तो सिर्फ इसलिए दुकानदार के पास पड़ी हैं कि वो बिक नहीं रही, वरना तो मालिक ने दुकान में परचून की दुकान बना ली है और उसका घर ही है जिसकी बैठक में उसने दुकान बना रखी है। चलें, आपके शौक़ को देखते हुए मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरे दोस्त खाना खा रहे थे और मैं होटल के मालिक के साथ जाकर लाइब्रेरी की गर्द आलूद किताबें चेक करने लगा। बच्चों की मुझे वहाँ से 2 किताबें मिली और उनमें से एक कराची के ठग भी थी। मैं होटल के मालिक के साथ वापस आया तो मेरे साथी खाना खा चुके थे। मैंने ज़्यादा राह साथ लिया और मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से रहीम यार खां रवाना हो गया। आज मैंने ये किताब इस मजमून लिखने के लिए निकाली है तो इसके सरे वर्क पर लिखा हुआ क्रैश लाइब्रेरी जामपुर मुझे वो दिन और उसके वो वाक़यात याद दिला रहा है। अख्तर रिजवी साहब इस किताब में हिंदुस्तान के ठगों का जिक्र करते हैं। अमीर अली ठग के लर्जा खेज़ और रूह फरसा एतराफ़ जुराइम का बताते हैं, उनकी बुज़दिली का जिक्र करते हैं, खूनी रुमालों से उनकी वारदातें याद करते हैं, किस तरह फिर इन बदमाशों को सजाएं मिलती है और इन ग्रोहों का कला कमा किया जाता है। लेकिन वो फिर जिक्र छेड़ देते हैं कराची के आजकल के ठगों का। वो ज़िंदगी के हर शोबे में बैठे हुए ठगों का जिक्र करते हैं जो न डर हैं, ज़रूरत पड़ने पर असला का इस्तेमाल भी करते हैं। वो नाइट क्लबों की आड़ में लड़कियों के इस्तेमाल तक का जिक्र करते हैं। वो गलियों के गुंडों और बदमाशों को जगह टैक्स का बताते हैं, हत्ता के मुआशरे में पाए जाने वाले हर धोखे को नंगा करते हैं। मैं हैरान हूँ कि वे कितने जुर्रत वाले थे कि इस तरह के मौजू पर उन्होंने कलम उठाया और सही किया, गुमनामी की ज़िंदगी में चले गए। वरना मिन हैसल कौम, हमने हकीम सईद शहीद के कातलों का क्या बिगाड़ लिया जो हम अख्तर रिजवी के नुकसान होने पर बिगाड़ लेते। बारकैफ कराची के ठग पढ़ने वाली किताब है। उनके बच्चों के लिए मैं कराची के ठग पहले आपको दिखा दूँ। ये थी जी कराची के ठग, कराची के ठग। उनके बच्चों के लिए लिखे जाने वाले एक नावल का नाम था हौलनाक साजिश। पहले इसका टाइटल देख लें। ये था जी हौलनाक साजिश। ये नावल एक दफ़ा फिर मुल्क व कौम की मोहब्बत से लबरेज था। इसमें एक गिरोह का जिक्र है जो जाली खबरें फैलाकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करता है। इत्तेफाक से ये नावल जो मेरे पास है, इस पर अजीज़ाबाद की एक लाइब्रेरी की मोहर लगी हुई है। इस ग्रोह का नाम आसमानी सर्कस होता है और इसके मेंबर गोरीला, रिंग मास्टर जैसे कोड नाम इस्तेमाल करते हैं। इनके राब्ते सिंगापुर, हांगकांग और टोक्यो के एक जासूसी साजिशी अदारे से होते हैं और ये मुल्क में सियासी पार्टियों के दरमियान फूट डलवा कर अनारकी कायम करना चाहते हैं। उस दौर में इस ग्रोह से जो रकम रिकवर होती है वो 50 लाख रुपया होती है। इससे अंदाज़ा करें ये कितना बड़ा ग्रोह होता है, क्योंकि आजकल इस रकम का तखमीना अरबों में हो सकता है।
ये कहानी उस दौर की है जब सदर अयूब इंतकाल इक़्तिदार के ज़रिए जनरल याह्या को तमाम इख्तियारात दे चुके थे और गवर्नमेंट की तरफ से दूर दूर तक ये गुमान नहीं था कि जमहूरियत को कोई नुकसान होगा। लेकिन फिर भी अफवाहों का बाज़ार गर्म था और इन हालात का नतीजा भी हमें मालूम है कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था। ये ऐसे हालात में अख्तर रिज़वी जैसे अदीब की कलम से मुल्क की बाग दौड़ संभालने वालों के लिए एक तंबीह थी। उन्होंने हालात को भांप कर सबको मुतनबे कर दिया था। एक बच्चों के अदीब की हैसियत से अज़हर कुरैशी जैसे फ़र्शनास आला अफसर के हाथों वो एक गिरोह का ख़ात्मा करवाते हैं। वो यही कर सकते थे। उनके हाथों में कलम था, तलवार और हाथों में थी। उनका बच्चों के लिए एक और शोरा आफाक नावल था जिसका नाम शाहीन की वापसी था। ये था जी शाहीन की वापसी। ये भी 1965 की पाको हिंद जंग के तनाज़र में लिखा गया नावल था जिसमें फ़रीद नामी लड़के का भाई अजीम जो पाक फ़िज़ाइया को फ़्लाइट लेफ्टिनेंट होता है, जबकि फ़रीद और उसका कज़न नजम उर्फ शिकारी भी माहिर हवाबाज होते हैं जिन्होंने प्राइवेट फ़्लाइंग क्लब से हवाबाजी की महारत हासिल कर रखी होती है। इनके अब्बा भी फ़िज़ाइया में होते हैं जिनसे ये लड़के जंगलों में गुम होने के बाद हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीनों भाइयों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए एक नारा बनाया होता है, हरचे बादाबाद। ये नारा तब हम सब दोस्त भी इस्तेमाल करते थे। जंग के दौरान लड़ते हुए अजीम का त्यारा तबाह होकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर गिरता है। सबका ख्याल होता है कि अजीम शहीद हो गया है, लेकिन वो ज़िंदा होता है। फिर फ़रीद और नजम को अजीम का ख़त मिलता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका भाई ज़िंदा हो सकता है, क्योंकि ये जोधपुर और हिसार के जंगलों को बखूबी जानते हैं। इसलिए दोनों हिंदुस्तान की सरजमीन पर जंग के दिनों में भाई को बचाने जाते हैं। वहाँ उन्हें किस तरह के हालात पेश आते हैं, वो कैसे अपने भाई को तलाश करते हैं और ज़िंदा सलामत उसे बचा लाते हैं। इसी कहानी पर चंद साल कबल मैंने अंग्रेज़ी फ़िल्म बिहाइंड द एनिमी लाइन्स देखी तो जनाब अख्तर रिज़वी साहब का ये नावल मुझे बहुत याद आया और मेरा दिल बेख्तियार चाहा कि नारा लगाऊं, हरचे बादाबाद। अख्तर रिज़वी साहब का बच्चों का हर दिल अजीज़ नावल तूफ़ानी जज़ीरा था। ये लें जी, तूफ़ानी जज़ीरा के दर्शन भी कर लें। इसमें भी नावल का आगाज़ में आजकल के बांग्लादेश के एक शहर चट्टागांग का जिक्र किया गया था और बच्चों को स्कूल से गैर मुअय्यना छुट्टियां होती हैं तो उसकी वजह एक दफ़ा फिर अयूब ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहिरों को बताया गया। हालांकि नावल का मरकज़ी ख्याल एक जजीरा है जो एक ख़ानदान की मलकियत होता है। बच्चे कतई नहीं चाहते कि रूपा गाची वाला उनका जजीरा बेच दिया जाए। तभी एक रोज़ वह जजीरे पर जाकर रहते हैं तो रात को समुद्र में तूफ़ान आ जाता है और एक बैरी जहाज़ तबाह होकर इस जजीरे के करीब चट्टानों में फंस जाता है। बच्चों को उस जहाज़ में से एक डिब्बा मिलता है जिसमें एक नक्शा होता है जो एक ख़जाने तक पहुंचने का रास्ता बताता है। एक खरगोश के बिल के रास्ते से बच्चे ख़जाने तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां मुलज़मान पहले पहुंचे होते हैं। बच्चे उन पर किस तरह काबू पाते हैं और ख़जाना मिलने से क्या उनका जजीरा बिकने से बच जाता है। बहुत मज़े का नावल है। आज भी कभी कभार दिल करे तो इसको खोल कर पढ़ते हैं और बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। लेकिन अख्तर रिज़वी का जो नावल शाहकार था उसका नाम पुरस्रार पहाड़ था। ये था जी पुरस्रार पहाड़। ये दुनिया के कम जाने वाले मुल्क पापुआ न्यू गिनी की सरजमीन पर लिखे जाने वाला नावल था। डिवाइन जॉनसन रॉक का तल्लक भी इसी मुल्क से है। आप उसे पिक्चर्स में देखते हैं हमेशा। वांगी नदी के किनारे एक पाकिस्तानी ख़ानदान कारोबार के सिलसिले में आकर आबाद होता है तो तभी उन्हीं दिनों में वहाँ वाउदी कबीले के बारे में बड़ी माफूकुल फित्र बातें मशहूर होती हैं, ख़ुसूसी तौर पर एक लड़के के मतलब जो बड़ा तगड़ा चोर होता है। पुलिस भी उसके पीछे होती है। वाउदी कबीला एक पुरस्रार पहाड़ पर रहता है। पाकिस्तानी ख़ानदान का एक लड़का उस चोर की जान बचाता है और रफ्ता रफ्ता इस राज से पर्दा उठता है कि वो इस ख़ानदान से पहले ज़मीन के मालिक जिनका भी पाकिस्तान से तल्लुक़ होता है का ही लड़का होता है। बहुत शानदार और मज़े का नावल है। अगर फ़िरोज़ सन्स के पहले 10 बेहतरीन नावल्स का चुनाव किया जाए तो शायद इन नावल्स में ये भी हो। अख्तर रिज़वी साहब अगर गुमनाम भी हैं तो हमारे लिए नहीं, वो हमारे हीरो हैं और रहेंगे। उन्होंने हमें उम्र यार का तोहफ़ा दिया था। खुदा बच्चों को खुशी देने के सदक़े उन्हें जन्नत में जगह देगा। शुक्रिया।